मेरा नाम राघव शरण शर्मा हुआ। मैं बनारस में रहता हूँ और इंजीनियर था बिहार के सिंचाई विभाग में। और कई नदी घाटी योजना मुझे करने का मौका मिला। पढ़ने लिखने की आदत थी तो कुछ पढ़ते रहता हूँ और कम बेसी थोड़ी जानकारी होती है, थोड़ी चिंतन से चीज़ों को सोचता हूँ। एक ऐसा सवाल है भारत में आजकल के राजनीति में आ गया है कि आर्य बाहर से हैं और यहाँ कुछ लोग मूलवासी हैं और आर्य उसी तरह से विदेशी हैं जैसे फ्रेंच और पुर्तगीज और अंग्रेज़ भारत आए और वो लोग ने इसको कब्जा किया। मैं जो पढ़ा हूँ उसके अनुसार चीज़ें हैं कि भारत में कोई मूलवासी नहीं है, सभी लोग बाहर से आए हैं। हरारे की किताब आई है, उसको आप देखें। जब बर्फ़ युग आ गया तो सारी आबादी दक्षिणी गोलार्ध में आ गई और वहाँ से पूरा दुनिया में फैले। तो जो पहले आए वो काले हैं ज़्यादा और हम लोग समझते हैं उनको आदिवासी कहते हैं, लेकिन वो भी बाहर ही से आए। और द्रविड़ है, थोड़ा कम काला हैं, ये भी बाहर ही से आए। और जिनको आर्य कहते हैं वह नस्ल नहीं है, भाषा समूह है। एक तरह के भाषा जो बोलते थे वो लोग ईरान में, अफ़गानिस्तान में, जर्मनी में, बल्गेरिया में, हंगरी में, क्रीट में, यूनान में पाए जाते हैं। और भाषा के लिहाज से उनमें समीपता है। जिंदाबस्ता जो किताब है ईरानियों की और वेद और ग्रीक लोगों की, वो सब भाषा लैटिन संस्कृत मिलता जुलता है। तो भाषा के लिहाज से आर्य हैं, नस्ल के लिहाज से नहीं है। अब ये बात आ जाता है दैत्य और आदित्य ये दोनों लड़े, असुर और देव दोनों लड़े, देवासुर संग्राम, यह क्या था? अब जिनको जात की राजनीति करनी है वो इसको आर्य अनार्य झगड़ा में, सवर्ण अवर्ण झगड़ा में, उत्तर दक्षिण झगड़ा में, कई तरह की चीज़ में बदल देते हैं। लेकिन आप अगर शास्त्रों को अध्ययन करेंगे और शास्त्रों के अलावा उस समय के इतिहास जानने का दूसरा तरीका नहीं है। और शास्त्र में वेद है और वेद में क्षेपक नहीं है, कारण कि वैदिक व्याकरण, वैदिक संस्कृत लुप्त है। कोई पंडित अब उसमें जोड़ घटाव नहीं कर सकता है। और जो अर्थ होते हैं वो साइन और महिधर के के आधार पर, निरुक्त के आधार पर, वो वैदिक शब्दकोश के आधार पर उसके अर्थ किए जाते हैं। यास्क के निरुक्तकार 1500 कठिन शब्द का अर्थ कर गए, उससे वेद का अर्थ मालूम होता है। और जो छूट गया उसका अर्थ आज किसी को मालूम नहीं है। जैसे हिरण्यगर्भ क्या है कोई नहीं जानता है, ये सोम क्या है, चंद्रमा है, या सोम रस कोई पौधा है, अफीम, ऐसा कोई ठीक से नहीं कह सकता है। तो जिन बातों को उसमें छोड़ दिया गया उसका अर्थ करना मुश्किल है। तो उसको पढ़ने से पता लगता है कि जो पहले आ गए, ईरान में बस गए, जिनको आर्य कहते हैं भाषा के लिहाज से, नस्ल के लिहाज से नहीं, वो खेतीबाड़ी पहले जान गए करना। और जो बाद में आर्य आए, अफ़गानिस्तान में बसे, काबुल पेशावर घाटी बॉर्डर पर बसे भारत और अफ़गानिस्तान के, ये लोग कबायली ढंग से थे। तो खेतीहर समाज थोड़ा उन्नत होगा तो कबायली ईर्षा करेंगे, तो इनका युद्ध नायक जो इंद्र या विष्णु जो भी हो, वो जाता था छल परपन जैसे हो, उनकी संपत्ति छीन लेता था। तो एक ही परिवार के दो लोग लड़ रहे हैं, जैसे कौरव पांडव लड़े, तैसे एक ही ऋषि के संतान दोनों हैं। ऋषि एक हैं, पिता एक हैं कश्यप, और अदिति से दैत्य, अदिति से आदित्य है। तो वह झगड़ा लोग बेकार के खड़ा करते हैं। और भारत में किसी का नस्ल शुद्ध नहीं है। एक भी ऋषि पतिव्रता माँ के कोख से नहीं जन्मा है। सभी ऋषि उन्मुक्त नारी के कोख से जन्मे हैं। उर्वशी के पेट से वशिष्ठ और अगस्त्य जन्मे हैं। जानपदी के पेट से कृपाचार्य जन्मे हैं। धृतराष्ट्र के पेट से द्रोणाचार्य जन्मे हैं। और भरत जिसकी माँ शकुंतला, उसकी माँ मेनका, वो भी अप्सरा है। तो भारत में नस्ल का बात जो उठाते हैं लोग तो राजनीति के लिए उठाते हैं। राम काला हैं, विष्णु काला हैं, कृष्ण काला हैं, तो नस्ल की बात कहाँ से आ जाएगी? आज को तो गोरा होना चाहिए था। तो भारत जो है, न यहाँ कोई आर्य है, न कोई अनार्य है, न गंधर्व है, न किन्नर है, न किरात है, न द्रविड़ है। अब सबका ब्लड मिक्स हो गया है। विशुद्ध आर्य अफ़गानिस्तान में भी 60% से अधिक नहीं है। पाकिस्तान में 20 से, हम लोग तो बिहार में बनारस में 10% के भी आसपास नहीं है।
तो आर्य ब्लड अगर खोजा जाए तो शुद्ध आर्य ब्लड अब कहीं नहीं है। अब भीम हिडिंबा से ब्याह कर रहे हैं, कृष्ण जामवंती से ब्याह कर रहे हैं, तो और लड़की स्वतंत्र है, स्वयंवर में गला में माला डालती है, तो जो रक्त के शुद्धता के आधार पर जात का निर्धारण करते हैं, उनकी राजनीति तो चमक सकती है, लेकिन वह वैदिक साहित्य पढ़ने से ऐसा नहीं लगता है कि वह सच है। भारत जैसा रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा, यह महामानव समुद्र है, सब नदियाँ इसमें गिरती है। तो सभी जात, सभी नस्ल, सभी भाषा, सभी तरह के लोग इसमें घुल मिल गए हैं, उनको अलग करना मुश्किल है। भारत एक विशाल बर का पेड़ है, उसके शाखा अलग हैं, या भारत एक बगीचा है, पेड़ अलग है लेकिन माली एक है। तो इसी ढंग से पारसी को, सिख को, जैन को, बौद्ध को, सनातन को आप देख सकते हैं। एक ही बगीचा में सब पेड़ है, माली एक है, या एक ही पेड़ है, उसके डाली अलग अलग हैं, पेड़ एक ही है। तो मूल सबका एक है, अंतर्वस्तु एक है। भारत के इतिहास को सब कोई मानते हैं, भारत को पितृभूमि, मातृभूमि, पुण्यभूमि सब कोई मानते हैं। इसलिए इन लोगों में कोई फर्क नहीं है, चाहे संप्रदाय अलग है, वैष्णव अलग, शैव अलग, शाक्त अलग, आर्य समाज अलग, ब्रह्म समाज अलग, प्रार्थना समाज अलग, सिख अलग, जैन बौद्ध, सब के अपने पुस्तकें हैं, अपने पैगंबर हैं, अपना अलग पंथ हैं, लेकिन इसके बावजूद सब एक ही विशाल परिवार के सदस्य हैं। दिक्कत इस्लाम से हो गया। इस्लाम भारत में उस तरह से घुलने मिलने को तैयार नहीं हुआ जिस तरह से शक, हुन, कुषाण, सिथियन, बैक्टियन, जमन, सेल्विज, पर्थियन इत्यादि घुल मिल गए। वो अपने को अलग रखे और यहाँ के इतिहास मानने को तैयार नहीं है। यहीं से समस्या आ गई। और जो लोग यहाँ के इतिहास को अपना लिए, शक जाति के जो जमींदार थे वो सब राजपुत्र में आ गए, राजा के बेटा थे, और उनके जो पुरोहित थे साकलद्वीपी ब्राह्मण हो गए, उनकी सेना सक्सेना कायस्थ हो गई। इस ढंग से जितने भी विदेशी भारत में आए सब इसमें घुल मिल गए। अब उनका अस्तित्व अलग से आप नहीं खोज सकते हैं कि कहाँ हुन है, कहाँ कुषाण है, वो सब हमारे आपके ब्लड में हैं। तो भारत में जात के राजनीति जो लोग कर रहे हैं वो एक कृत्रिम अंग्रेज़ों को भारत बांटना था, और ये भी भारत को न बांटेंगे तो जातीय नेता की राजनीति चलेगी नहीं। तो जो धर्म और जात में बांट करके देखते हैं उनकी यह सोच गलत है। भारत जो है एसिमिलेटेड कंट्री है, भारत आत्मसातीकरण के प्रक्रिया से गुजरा है। भारत अंतर्भुक्तिकरण के प्रक्रिया से जो भी आया है, इसकी पाचक शक्ति इतनी मजबूत थी कि उसमें सब पच बस गए, उनका अस्तित्व विलीन हो गया और एक भारतीय संस्कृति, कंपोजिट संस्कृति खड़ा हुआ। उसी कंपोजिट संस्कृति को हम लोग हिंदू कहते हैं। हिंदू न सनातन है, न शैव है, न शक्त है, न शाक्त है, न वैष्णव है, न सिख है, न जैन है, न बौद्ध है। जो मिली जुली कंपोजिट मिश्रित संस्कृति है उसी को हिंदू कहते हैं, कोई अलग नहीं है, सब मिला करके ही भारतीय संस्कृति है। इस रूप में देखना चाहिए।